Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your mentor and friend Smriti, and today here in this session we are going to cover our chapter number 4, that is structure of the atom, from NCERT book, and we are referring here NCERT in English medium. So okay friends, so this session is to discuss our further topics from this chapter, and it will be our, I think we left previous class here with this model Bohr's model. So the next topic for this session is the neutron. आज हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि बोर मॉडल हम डिस्कस कर चुके थे. So let's get start the session, and friends, this session would be bilingual by the way. We are using here NCERT book in English medium, but हम साथ साथ इसको हिंदी में अच्छे से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांसलेट करते हुए और समझते हुए चलेंगे. न्यूट्रॉन के बारे में जाने. तो न्यूट्रॉन क्या है, आप सब जानते हो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द पार्टिकल्स ऑफ द एटम. ठीक है, जिनसे मिलकर के हमारा एटम बना हुआ है. So neutron is also the particle of the atom. In 1932 के अंदर जे चार्विक discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. इससे पहले वाले सेशन में हम प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं. प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी वो भी हम पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, वो किस तरह से एटम में मौजूद होते हैं, ये सब हम इससे पहले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस क्लास वीडियो देन प्लीज़ गो टू माई चैनल, एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस video also, so please visit and watch them thoroughly. And now for today is the topic is neutron, where we are discussing about the neutron. What is neutron, who discovered this पार्टिकल ऑफ द एटम न्यूट्रॉन. तो ये हमारा क्या था, 1932 में जे चार्विक ने डिस्कवर किया था. और ये क्या है, एक आपका अनदर सब एटमिक पार्टिकल. इससे पहले दो पार्टिकल हम जान चुके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. जैसे हमने पहले जाना था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल होता है. एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन. लेकिन इसका जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन के इक्वल ही होता है. इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसको एकदम से नाम जब दिया गया था, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से इसको नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. इसी वजह से इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन्स रखा गया था. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा सभी एटम्स के नाभिक में उसके न्यूक्लियस में जो है आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं. इन जनरल अगर सामान्यतः बात की जाए, ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, अगर जनरली बात की जाए तो न्यूट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से करते हैं. द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मास होता है ना एटम का, उसको हमने अगर बताना हो, रिप्रेजेंट करना हो कि मास कितना है एक एटम का, तो हम क्या करेंगे, उसके न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन के मास को ऐड कर देंगे, और फिर हमें निकल के आ जाएगा सम ऑफ द मास ऑफ द proton and neutron. It will gives us the mass of the atom. Okay, so the next topic is how the electrons distributed in different orbits. अगर बात की जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है एटम के अंदर. तो हम जानने वाले हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. जैसे कि बोहर्स के मॉडल ने दिया था ना, हमें ऑर्बिट्स बताए थे, ये आपको साइड में ही दिखाया गया है. तो बोहर के मॉडल में आपकी ये ऑर्बिट्स दिखाए गए थे, जिनको शेल्स भी बोला गया था. ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एल एंजल. ये अब ये बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गया कि ये ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कैसे पता लगेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितने हैं, एम में कितने हैं और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा ना, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि यस, इसमें इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये जानने वाले हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड ब्यूरे. तो ये आपके दो साइंटिस्ट ने आपको सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एक एटम के अंदर. वो तरीका इन्होंने बोहर ने एंड ब्यूरे ने बताया आपको. द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स. तो जो आपको आगे दिए गए जो आपके रूल्स हैं ना, ये
आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्या करने के लिए, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द फर्स्ट रूल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय, कि ज़्यादातर जो नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के एक शेल में वो किसके द्वारा बताए गए होंगे, फॉर्मूला होगा उसका आपका 2n², जहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द शेल, कि शेल का कौन सा नंबर है, k यानी कि 1 शेल है, l यानी कि सेकंड शेल है, इस तरह से। वेयर n इज़ द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स, जहाँ पर जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है या फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। हंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलो। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी शेल में, वो किस तरह से पता लगेगा, वो इस तरह से पता लगेगा जैसे आपको आगे दिया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल, फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि के शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 × 10⁻², यानी कि फर्स्ट शेल है ना, तो फर्स्ट का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, राइट। और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि आपके फर्स्ट शेल में, के शेल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पॉसिबल हैं। सेकंड की बात की जाए तो आपको बताया गया है 2n², यानी कि आपका यहाँ पे जो 2 तो रहेगा ही, और आपने सेकंड शेल लिया तो उसका स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 × 2, यानी कि आपकी सेकंड शेल में आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। इसी तरह से आपको आगे भी अगर देखना हो एम शेल में कितना होगा, तो एम शेल आपकी कौन सी शेल है, थर्ड शेल है, और आपका फॉर्मूला क्या है, 2n²। यहाँ पे 2 × n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। 1 सेकेंड, आपको क्या करना होगा, राइट, हाँ, तो 3 3 ज़ा करोगे ना आप, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9, 9 × 2 18, यानी कि आपकी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। इसी तरह से फोर्थ शेल में भी, यानी कि एन शेल में भी आपने इसी तरह से देखना है। आपका फॉर्मूला क्या है, 2n², ठीक है, 2n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है आपकी, 2 × 4², 4² कितना होगा, 16 होगा, इंटू में 2, यानी कि आपका नेक्स्ट जो होगा आपका 32 होगा। तो आपके फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। इससे हमें पता लगा कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में पता लग गया कि बोहर्स के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एटम में, ऑर्बिट्स, एटम के ऑर्बिट्स में वो किस तरह से होगा। फर्स्ट शेल जो होगी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 एंड सो ऑन, और इसी तरह से। नेक्स्ट वन इज जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल इज 8, कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम नंबर होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स के जो बाहर वाली शेल में आ सकते हैं वो 8 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब आप जितना भी करते रहो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर वाली शेल में नहीं शो कर सकते। तो ये आपका नेक्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल, इलेक्ट्रॉन जो है एक गिवन शेल में अकोमोडेट नहीं होंगे अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, जब तक अंदर वाली शेल आपकी फिल ना हो जाए, अंदर वाला ऑर्बिट आपका फिल ना हो जाए, तब तक आपने नेक्स्ट शेल में मूव ऑन नहीं करना, नेक्स्ट शेल को फिल नहीं करना इलेक्ट्रॉन से। दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, इसका मतलब ये कि आपके जो शेल्स होंगी एटम में ऑर्बिट्स होंगे वो आपके एक मैनर में, एक स्टेप वाइज मैनर में ही फिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली पहले फर्स्ट शेल को फिल कर दिया, फिर थर्ड को कर दिया, फिर सेकंड को कर दिया, फिर फोर्थ को कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले फर्स्ट शेल फिल करनी होगी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन में, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये आपके कुछ 3 रूल्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन सिस्टम स्कीमेटिकली, तो कोई स्कीम होगी उसके थ्रू ही आपने क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, यानी कि जो पहले 18 एलिमेंट है आर्गन तक आपके जो एलिमेंट्स होंगे एटम के, वो एक स्कीम के तहत आपने फिल करने होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। आपको बताया गया है यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे दी गई, देखो यहाँ पे 18 आपके एटम्स दिखाए गए हैं। आपने एटम्स के नेम याद कर लेना 1 to 20 तक, ओके। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन, सेकंड वन इज़ हीलियम, थर्ड वन इज़ लिथियम, फोर्थ वन इज़ बेरिलियम, फिफ्थ वन इज़ बोरोन, सिक्स वन इज़ कार्बन, सेवन्थ इज़ नाइट्रोजन, 8 इज़ ऑक्सीजन, 9 इज़ फ्लोरीन, 10th इज़ नियोन,
11th is sodium, 12th is magnesium, 13 is aluminium, 14 is silicon, 15 is phosphorus, 16 is sulfur, 17 is chlorine and 18 is argon. ठीक है, 19 आपको पोटेशियम होता है और जो आपका 20 होता है वो आपका कैल्शियम होता है. तो आपने 20 तक आपने लर्न कर लेने हैं, लेकिन यहाँ पे 18 तक आपको बताएंगे. तो 18 तक तो आपने मस्ट चाहिए करने ही करने हैं. ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया स्कीमेटिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. पहले 18 एलिमेंट्स का जो स्कीम में एक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं वो किस तरह से किए गए. देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है, एक आपका न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फिल कर दिया. सेकंड में जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो फिल है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. थर्ड में क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट फिल हो गया, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि यहाँ पे 3 था इसका एटॉमिक नंबर. ठीक है, 4 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए और सेकंड ऑर्बिट में 2 रह गए, वो यहाँ पे फिल हो गए. तो आप देखोगे कि पहले जो है ना, कहीं पर भी देख लो, आपने पहले क्या किया है, पहले आपने इनर ऑर्बिट को फिल किया, उसके बाद आउटर ऑर्बिट को फिल किया. ठीक है, अब जैसे इस सोडियम का केस लेते हैं तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 1 है. ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर सेकंड में 8 और थर्ड में फिर 1. तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, तो एक्टिविटी को रहने देते हैं. यहाँ से देखते हैं वैलेंसी क्या होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है, वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स. तो हम ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एटम में अरेंज्ड होते हैं अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस. इलेक्ट्रॉन की जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं ना एक एटम के, उन्हीं को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, अगर वो 4 से कम है तो वो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन, और बोहर और बरी ने जो स्कीम दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो एटम होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में एक एटम के अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहाँ पर सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व दैट, तो ये देखा गया कि द एटम्स ऑफ एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटल केमिकल एक्टिविटी. कि वो एटम जिनकी आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. यानी कि जितने ज़्यादा आपके आउटर मोस्ट शेल फील्ड होंगे वो एक्टिविटी को कम शो करेंगे, और जितने ज़्यादा वो कम इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे वो एक्टिविटी को ज़्यादा शो करेंगे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहा जाए, दे कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ 0. क्योंकि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या फिर जो वैलेंसी होती है वो 0 के बराबर हो जाती है. अगर उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ठीक है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो उसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई वैकेंसी है ही नहीं कि वो कोई और इलेक्ट्रॉन आप वहाँ पर रख सको या डाल सको. ठीक है, ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, इन इनर्ट एलिमेंट्स में, जो कि अब इनर्ट का मतलब है जो एक्टिविटी ही नहीं कर रही, कोई केमिकल एक्शन नहीं कर रहे. ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. कि जो एक हीलियम एटम होता है ये एक ऐसा एटम होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. जबकि और जो एटम्स होते हैं हीलियम के अलावा, जितने भी और इनर्ट एटम्स होते हैं उनमें सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद फॉर्म molecules with atoms of the same or different elements. जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, एलिमेंट्स के एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, और उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग जो कर सके, रिएक्शन कर सके या मॉलिक्यूल्स बना सके विद एटम्स के साथ मिलकर, ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट. यानी कि एक एलिमेंट का एटम जो है उसी तरह के एलिमेंट के एटम से या फिर कोई और एलिमेंट है उसके एटम के साथ टेंडेंसी रखता है कि वो उसके साथ कंबाइन हो सकता है और उसके साथ मॉलिक्यूल के साथ उसके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं. वॉज जस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन अटैम्प्ट टू अटेन ए फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाए. एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो आखिरी वाला या बाहर वाला जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वॉज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट. और अगर उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो आपको उस टाइम पर आप उसको ऑक्टेट कहोगे, राइट.
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड। अच्छा, हम यहाँ थे कि हीलियम जो होता है, हीलियम एक ऐसा एटम होता है जो कि इनर्ट होता है और ये कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं शो करता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि हीलियम इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है। तो ये भी आपका इनर्ट है। और इसके अलावा जितने भी आपके इनर्ट एटम्स होंगे ना, एलिमेंट्स होंगे, वो आपके सभी में आउटर मोस्ट शेल में 8 होंगे, और इस वजह से उनको ऑक्टेट आप कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, जो कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्शन कर सकें या फिर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकें, बना सकें। एंड एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, कि वो सेम टाइप का एलिमेंट के साथ या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग कर सकें, एक मॉलिक्यूल बना सकें, वॉज जस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन अटैम्प्ट टू अटेन ए फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या कर सकते हैं, आउटर मोस्ट ये कैसे बना सकते हैं ऐसा एटम जो इनर्ट हो या फिर नॉन रिएक्टिव हो, तो तभी पॉसिबल है जब उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट होगा। एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसी आउटरमोस्ट शेल जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सैड टू पोजेस एन ऑक्टेट, उसको एक ऑक्टेट कहा जाता है कि वो ऑक्टेट है। एटम्स वुड दस रिएक्ट, इस तरह से जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट, कि जो एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, यानी कि आउटरमोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए रिएक्शन करते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल, अपनी आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि ऑक्टेट कैसे बनाते हैं आपके एटम्स, कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर कर लेते हैं या फिर मतलब गेन कर लेते हैं या फिर लूज़ कर लेते हैं। शेयरिंग में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करोगे या फिर लूज़ करोगे, ठीक है, एटम्स में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, अगर जितने नंबर हैं इलेक्ट्रॉन्स के जिसने गेन किया है, लॉस्ट और शेयर्ड, या फिर जिसको लॉस कर दिया गया है, खो दिया गया, या फिर शेयर कर दिया गया है, सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ताकि आउटरमोस्ट शेल्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके, वो ऑक्टेट बन सके। गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, वो हमें उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताएगा, ठीक है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की गई है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया है, या फिर कह सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया गया है, लॉस्ट किया गया है, वो आपकी शेयरिंग कैपेसिटी को बताएगा उस एलिमेंट की। दैट इज़ द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है, उस एलिमेंट की वो वैलेंसी होगी जितने को वो शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है, फिर लूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो कि हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जो आपका हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और आपका सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 11 है। इनके आउटरमोस्ट शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इनमें से हर कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है ताकि वो स्टेबल हो सके। सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो इसी वजह से हम इनको कह सकते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट इज़ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है एंड एल्यूमिनियम की क्या होती है? अगर मैग्नीशियम का नंबर 13 है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का नंबर 14 है, ऐसे ही होता है। 1 सेकेंड, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, अपोजिट हो सकता है क्या ये? मैग्नीशियम का नंबर 12 है, मैग्नीशियम का नंबर क्या है 12 है, और आपका एल्यूमिनियम का नंबर 13 है। तो इनके आउटरमोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा? तो इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी। कैसे? क्योंकि अगर इसकी बात की जाए मैग्नीशियम की तो 12 है, 2, 10 और 2, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 है। और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 2, 10 और 3, तो आउटरमोस्ट शेल में क्या है आपकी, 10 नहीं, ये 8 रहेगा, 2, 8। इसकी वैलेंसी जो है आपकी मैग्नीशियम की रहेगी 2, आउटरमोस्ट शेल में 2 है, एल्यूमिनियम की 2, 8 एंड 3, तो आउटरमोस्ट शेल में 3 है। तो इनकी वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 रहेगी, एल्यूमिनियम की 3 रहेगी, इस तरह से। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो हमें पता चल चुका है कि इनकी जो वैलेंसी रहेगी वो किस तरह से देखी जाएगी। इट इज़ 2 और 3, ये 2 और 3 होती है रिस्पेक्टिवली, कि मैग्नीशियम क्या आपकी
दो रहेगी और एल्यूमिनियम की 3 रहेगी। बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से इनकी वैलेंसी 2 and 3 रहेगी। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है outermost shells में कितने हैं, अगर वो उस एटम के इज़ क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, इसकी फुल कैपेसिटी के बराबर हो, दैन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन ए डिफरेंट वे, तो उस टाइम पर उसकी वैलेंसी अलग तरीके से मानी जाएगी, ये जानी जाएगी। फॉर एग्जांपल द फ्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, कि मान लो जैसे फ्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल्स में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ठीक है, फ्लोरीन में, हालांकि होता नहीं ऐसा, अगर होता है जैसे 2 और 7, आउटरमोस्ट शेल में 7 ही है, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन का नंबर 9 होता है तो इसके 7 ही रहेगा आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7, और इसकी वैलेंसी जो है 7 हो सकती है। बट इट इज़ ईजियर फॉर, लेकिन ये इसके लिए ईजी होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को ले ले ताकि इसका आउटरमोस्ट शेल जो कंप्लीट हो जाए। फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, कि इसके लिए ईजी रहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बजाय ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो यहाँ पर आपकी 8 बन जाएंगे और ये आपका स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना गेन करना ईजी है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो आपकी इसकी वैलेंसी 1 रहेगी, ठीक है। हंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट, और इसीलिए इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टेट में से 7 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे और फिर आपकी निकल जाएगी 1, जो इसकी वैलेंसी होगी। एंड दिस गिव्स अस ए वैलेंसी ऑफ 1 ऑफ 4 फ्लोरीन, और ये हमें जो फ्लोरीन के लिए 1 वैलेंसी आपको शो करेगा। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन, इसी तरह से जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की भी नापी जा सकती है, जानी जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। What is the valency of oxygen that you get from this calculation? तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होगी, अगर ऑक्सीजन का नंबर देखें, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो 2 6 एंड इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो इसकी जो वैलेंसी होगी आपकी 2 रहेगी ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ पे देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो हम ये जान चुके हैं यहाँ पे कि जो एटम है हर किसी एटम का एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है कॉल्ड इट्स वैलेंसी, जिसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। 4.1 में जो टेबल दी गई है उसमें आपको हर एक एलिमेंट की जो है वैलेंसी शो की गई है, दिखाई गई है। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में जो है ये आपकी टेबल है जिसमें बताया गया कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल्स, के अलग अलग शेल्स में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको इसमें बता दिया गया है। 18 एलिमेंट्स, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का यहाँ पे सारा ब्यौरा डाला हुआ है, जैसे कि नेम ऑफ द एलिमेंट बताया गया, सिंबल बताया गया, एटॉमिक नंबर बताया गया, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब यहाँ पर बता दिया गया है। आपको ये यहाँ से याद करना है, ठीक है। याद किया एक बार समझ लोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। पहले तो आपने नेमिंग याद रखनी है 1 to 20 और उसके बाद फिर बहुत इजी हो जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इजी होता है, KLMN में आपने फिल करना है। बस ये ध्यान रखना कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं, और पहले आपको अंदर वाली यानी कि न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट को फिल करना है, KLMN सीरीज़ में इनको फिल करना है, फिर आप इजीली इसको समझ सकते हो और ये आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। चलो अभी इस टॉपिक को हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द isotopes, isobars in the next session. So okay friends, thank you so much, thanks for watching my video, and please do like, comment and share my videos with your friends also, and do subscribe my channel to get notification. You have to press the bell icon given below so that you can visit all my videos and watch them. Thank you so much, thanks for watching, thank you.